जहाँ सच से ज्यादा गहरी होती है कल्पना, जहाँ हर कहानी एक नई दुनिया बनाती है। ख्यालों के उन कोनों में आपका स्वागत है, जहाँ सपने बोलते हैं और एहसास जिंदा होते हैं। आप देख रहे हैं वन ख्याली दुनिया, वन कहानियों, जज्बातों और अनकहे सच की दुनिया। अगर आपको हमारी ख्याली दुनिया पसंद आए तो सब्सक्राइब करना न भूलें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और अपने ख्याल कमेंट में जरूर बताएं। 111 अनवांटेड मैरिज। अब आगे अंडरस्को माही अपनी पतली अंगुलियों में एक तेज छुरी लिए बेड पर लेटे आराध्य को घूर रही थी। तभी आराध्य ने झटके से आंखें खोल ली। यह क्या कर रही हो तुम? आराध्य गहरी आवाज में आंखें छोटी करते हुए बोला। माही घुटनों के बल आराध्य के बगल में बैठी थी। वह अपना एक हाथ टिकाकर आराध्य के चेहरे की तरफ झुकी, हाथ में पकड़ी छुरी की नोक गर्दन पर रखते हुए बोली, मुझे अपने सवाल का जवाब चाहिए। आराध्य एक गहरी सांस लेकर बोला, बोलो। माही अपने सोचे गए सवाल को दोबारा सोचते हुए खुद से बोली, मैंने जोश जोश में छुरी तो पकड़ी, इसे भी अभी उठना था, अब कहना तो पड़ेगा कुछ। आराध्य के लिए माही और उसकी छुरी से निपटना कोई मुश्किल बात नहीं थी। माही का ध्यान भटका देख आराध्य रोलर होकर सीधा उसके ऊपर आ गया। माही के दोनों हाथों को पकड़ सर के ऊपर करते हुए बोला, वाइफी, तुमने अपने पति के गले पर छुरी रखने की गलती की है, सजा तो बनती है। अब तुम्हारे सवाल का जवाब, मेरी पीठ पर निशान अंडरस्को कहते कहते वह रुक गया। खैर, मुझे नहीं लगता तुम मेरी बात मानोगी, पर सजा तो मैं तुम्हें देकर रहूंगा। कहते हुए आराध्य ने माही की नेक को बाइट कर लिया, जिससे माही की नींद खुल गई कि उसने घबराकर अपना सर पीछे कर लिया। उसके सामने ही आराध्य का खूबसूरत चेहरा था, जो उसके बेहद करीब था। इतने दिनों में आज ये पहली बार हुआ था जब माही की सुबह आराध्य से हुई हो। माही को जब यकीन हो गया कि उसने सपना देखा था, उसने आराध्य की तरफ देखा। वह इतने करीब से आज पहली बार अपने पति को देख रही थी। आराध्य की बंद आंखें, पलते होठ, शार्प जॉलाइन, उसके फीचर्स काफी अट्रैक्टिव थे। माही की नजर आराध्य के होठों पर ठहर गई। इसके लिप्स तो नेचुरली पिंक है, पलके तो मुझसे भी खूबसूरत है। माही को एहसास हुआ कि वह क्या सोच रही है। आराध्य के चेहरे ने नजर फेरते हुए माही की नजरें इधर उधर होने लगी। तभी नींद में आराध्य ने माही की कमर पकड़ उसे अपने करीब कर उसके कंधे पर अपने गाल रगड़ने लगा। शायद वह सोने के लिए कंफर्टेबल प्लेस ढूंढ रहा था। माही अपनी जगह पर जम गई। उसके साथ यह सिचुएशन पहली बार हो रही थी। आराध्य की गर्म सांसें महसूस कर माही को ऐसा लगा जैसे कोई उसे आग में फेंकने की कोशिश कर रहा हो। इतना क्या कम था कि आराध्य ने नींद में ही माही को खुद से एकदम चिपका लिया और उसकी नेक पर हल्के से किस करते हुए बदबदाया, कैन आई डू समथिंग? माही का चेहरा एकदम से लाल हो गया। उसने आराध्य को देखा। अब जाकर उसने ध्यान दिया कि आराध्य ने शर्ट नहीं पहनी है। ये देखकर माही की आंखें और बड़ी हो गई। अचानक से माही को ख्याल आया कि वह क्या क्या सोच रही है। कहीं आराध्य जगा हुआ तो नहीं है? सोचकर माही ने आराध्य को चेक किया, पर आराध्य ने कोई हरकत नहीं की। माही धीरे से आराध्य का हटाने लगी कि खुद से बोली, मैं इसे ऐसे ट्रिक क्यों कर रही हूँ? कहकर माही अपनी फोम में वापस आ गई। उसने आराध्य को धक्का दिया और खुद उठकर वॉशरूम में घुस गई। उसने शायद देखा नहीं, पर बेड पर सो रहे आराध्य के होठों पर हल्की मुस्कान थी। शाम 4 बजे अंडरस्को पूरे महल में चारों तरफ शोर हो रहा था। महल को इतने सुंदर तरीके से सजाया गया था कि सब लोगों की नजर बस सजावट पर ही थी। गार्डन में बड़ा सा मंडप बनाया गया था, जिस पर पंडित जी बैठे मंत्र पढ़ रहे थे। आज महल में कई नए चेहरे भी आए थे। महल के अंदर एक कमरे से मेहरून कलर के लहंगे में नीचे एक बॉर्डर के सीक्वेंस में ब्लैक एम्ब्रॉयडरी की गई थी। हाफ स्लीवस मेहरून और ब्लैक एम्ब्रॉयडरी से भरा ब्लाउज, खुले बाल, आंखों में काजल, माथे पर काली छोटी सी बिंदी, होठों पर हल्की मेहरून लिपस्टिक के साथ हल्का मेकअप, भरी मांग, गले में छोटा सा डायमंड मंगलसूत्र पहने आर्या दोनों हाथों में तांबे की 2 थाल लिए बाहर निकली। वह आज इतनी खूबसूरत लग रही थी कि उस पर से नजरें हटाना तक मुश्किल हो रहा था। वहां आसपास जितने भी लोगों की नजर शिवांगी पर जा रही थी, सब उससे देखते ही रह गए। शिवांगी सेकंड फ्लोर पर कॉरिडोर से जाते हुए खुद से बोली, आज यामी जी ने कुछ नहीं किया, मतलब कुछ बड़ा सोच रही होंगी।
चलो हम भी जवाब अच्छे से देंगे। खुद से बातें करती शिवांगी अचानक से शांत हो गई। उसने चारों तरफ देखा। मुझे ऐसा क्यों लगा जैसे कोई मुझे घूर रहा है। कोई नहीं घरवाली, मैं देख रहा हूँ। तुम्हारे पति परमेश्वर। शिवांगी ने सामने देखा। हमेशा की तरह ब्लैक ड्रेसअप किए शिवाय शिवांगी को अपनी नशीली आंखों से देख रहा था। ब्लैक वॉच, ब्लैक शूज, ब्लैक पैंट्स, ब्लैक कुर्ते के बाहर हाफ कोट पहने शिवाय कहरदा रहा था। इस पूरे ब्लैक कलेक्शन में सिर्फ एक चीज अलग थी, वह थी कोट की साइड पर लगा मेहरून एंड डायमंड कलर का चेन ब्रोच। शिवाय की आंखें देखकर शिवांगी सब समझ गई। उसने अपने हाथों को देखा, फिर अपनी तरफ बढ़ रहे शिवाय को। वह अपने कदम पीछे लेने लगी। देखो शिवाय, अभी मुझे बहुत काम है। सब तो हो गया है, अब तुम्हें क्या काम है। शिवाय अब तक शिवांगी के सामने पहुंच गया था। उसने शिवांगी की पतली कमर को अपनी गिरफ्त में ले लिया। शिवांगी ने तुरंत दोनों थाल को दोनों के बीच में रख दिया। शिवाय के होठ हल्के मुड़े। घरवाली, तुम मेरे सामने स्टूपर्ड की तरह क्यों बिहेव करने लग जाती हो। कहते हुए वह शिवांगी के हाथों के बीच से निकलकर उसके सामने आ गया। हाँ अंडरस्को है, और अंडरस्को अभी, और अंडरस्को और भी बहुत से काम है। शिवांगी शिवाय को अपने करीब आते देख अटकते हुए बोली। शिवाय को शिवांगी को इस तरह, या कहे एक लड़की की तरह देखना अच्छा लग रहा था। शिवांगी अपने इमोशंस को छिपाना अच्छे से जानती थी, पर अब वह ऐसा क्यों नहीं कर पा रही थी। जब से उसे दूसरी जिंदगी मिली थी, तब से उसने खुद के इमोशंस को जैसे खत्म ही कर दिया था। पर अब कैसे ये सब वापस हो रहा है। शिवाय शिवांगी के एकदम करीब आ गया। शिवांगी का उससे नजरें चुराना, उसकी पलकों का तितली के पंखों की तरह फफडाना, सब शिवाय को एक अलग सा सुकून दे रहा था, जिसके लिए वह शिवांगी को ढूंढ रहा था। शिवांगी शिवाय से दूर होने के लिए पीछे की तरफ झुकी थी, और शिवाय उसके ऊपर। हाथों में थाल होने से वह हाथों का भी इस्तेमाल नहीं कर सकती थी। श अंडस्को शिवाय अंडस्को, इसके लिए त अंडस्को तुम पछ अंडस्को अंडस्को। शिवांगी ने जैसे तैसे बोलने की कोशिश की, पर शिवाय ने उसके होठों को अपनी गिरफ्त में ले लिया। शिवांगी आंखें बड़ी बड़ी कर शिवाय के चेहरे को देख रही थी। शिवाय की किस इतनी डिप थी कि शिवांगी की आंखें खुद ब खुद बंद होने लगी, पर शिवांगी उन्हें खोलने की कोशिश कर रही थी। इस बीच उसे अपने होठ खुलते हुए महसूस हुए। शिवांगी जैसे होश में आई। उसने अपने होठ कस लिए और छूटने के लिए अपना शरीर मूव करने लगी। शिवाय जो किसी बात से गुस्से में था, वह शिवांगी के करीब होने से अच्छा फील कर रहा था। शिवांगी के होठ तो जैसे उसे हेवन में ले जाते थे, पर शिवांगी की हरकतें उसकी खुशी को खत्म कर देती थी। शिवाय भी शिवाय था। उसने शिवांगी की कमर को अपने दोनों हाथों में जकड़ लिया। एक सेकंड पीछे होकर एक वार्निंग लुक शिवांगी को दिया। इस वक्त शिवाय की भूरी आंखें इतनी सेड्यूसिंग लग रही थी कि शिवांगी बस उन्हें देखती रही। तभी उसे अपने होठों पर हल्का सा दर्द महसूस हुआ। शिवांगी कुछ रिएक्ट करती शिवाय के होठ फिर से उसके होठों पर आ गए। शिवाय की डीप और पैशनेट किस से शिवांगी को ऐसा फील हो रहा था जैसे शिवाय से अच्छी किस शायद ही कोई कर पाए। शिवांगी का दिल अब बहकने लगा था। अगर शिवाय और थोड़ी देर उसे इसी तरह किस करता रहा तो वह सांस न आने से मर जाएगी, या खुद ही शिवाय को किस करने लगेगी। शिवांगी का ध्यान फिर से टूटा। शिवाय उससे हल्का सा दूर होते हुए बोला, मैं ना इन दिनों तुम्हारे होठों को बड़ा मिस करने लगा हूँ। अब इससे ज्यादा अंडस्को अंडस्को। शिवांगी बेटा जल्दी आइए, दुल्हन को मंडप में लाने के लिए कह रहे हैं। स्वाति जी की आवाज आई। शिवांगी अपनी सांसों की स्टेबल कर चेहरे पर गुस्सा लिए बोली, मैं तुम्हें एक दिन जान से मार दूंगी। हटो अब अंडस्को अंडस्को। शिवाय के होठ हल्के से मुड़े। उसकी शातिर मुस्कान देखकर शिवांगी की आंखें उसके चेहरे को घूरने लगी। तभी आवाज फिर से आई। शिवांगी चिल्लाकर बोली, आई अंडस्को अंडस्को। कहकर वह जाने को हुई कि उसे एहसास हुआ कि शिवाय और वो कितने करीब है। छोड़ो मुझे अंडस्को, मैं तुम्हें बाद में बताती हूँ। किसी तरह खुद को छुड़ाकर शिवांगी वहां से पैर पटकते हुए जाने लगी। शिवाय पीछे से शिवांगी को देख रहा। उसकी नजर शिवांगी की बलखाती कमर पर जा रुकी। हाय अंडस्को घरवाली, तुम्हारा एक मूव और शिवाय माहेश्वरी क्लीन बोल्ड। शिवांगी खुद से हैरान परेशान विभि के कमरे में पहुंची। वहां अब विभि के अलावा कोई नहीं था। शिवांगी अंदर आते हुए बोली, सब कहाँ है। दी वो स्वाति आंटी थी मेरे साथ, आपके आवाज देने से वह चली गई और आपके साथ नीचे आने का बोलकर गई है। शिवांगी ने विभि को देखा।
उसकी आंखें नम थी। काश माँ और साक्ष यहाँ होते, वह मन में बोली। अपने इमोशंस पर काबू पाते हुए शिवांगी ने वह थाल नीचे रख दी। उनमें से कपा हटाया तो सामने 2 सोने के नक्काशीदार कंगन, दूसरे में बड़ा था सोने का नक्काशीदार नेकलेस सेट था। शिवांगी ने विभि को सब पहनाया और उसके सुंदर से चेहरे पर घूंघट डालते हुए बोली, ये खानदान का रिवाज है, नई बहू को ये सब देना। तभी दरवाजा खुला। जल्दी करो, बाहर सब दुल्हन का वेट कर रहे हैं। सामने माही खड़ी थी, जिसने नेवी ब्लू और ब्लैक कलर की शिवांगी की तरह ड्रेस पहनी थी, पर उसका डिजाइन अलग था और उसने थोड़ा मॉडर्न लुक लिया था। दोनों विभि को लेकर नीचे आ गई। वहां गार्डन में सभी आ चुके थे। वहां आए सभी लड़कियों की नजर फर्स्ट रो में बैठे लड़कों पर थी। एक से बढ़कर एक हैंडसम लड़कों को यहाँ देखकर सभी हैरान भी थी और खुश भी। भीड़ में से एक लड़की, हाँ यार कितने हैंडसम है सभी। मैंने कहा था ना, मैं तो पहले तुम सबको बता रही थी कि महल में नए मेहमान आए हैं, खासकर खूबसूरत लड़के। दूसरी लड़की मुस्कुराते हुए बोली। ओफ यार, यह ब्लैक ड्रेस वाला तो क्या लग रहा है। कौन सा? ब्लैक तो लगभग सभी लड़कों ने पहना है। अरे वह सिंपल महरून ब्रोच वाला, और वह नेवी ब्लू वाला भी, ब्लू भी। सभी लड़कियों की आपस में बातें कर रही थी। वही इन सब बातों पर उन फर्स्ट रो में बैठे लड़कों का कोई ध्यान नहीं था। इतने में शोर होने लगा कि दुल्हन आ गई है। सभी ने उस तरफ देखा। वहां शिवांगी और माही विभि को लेकर चल रही थी। विभि ने रेड करल का घेरेदार भारी एम्ब्रॉयडरी वाला लहंगा पहना था, जो उससे ना संभल रहा था ना ही वह उसे उठा पा रही थी। रेड करल का बैकलेस हाफ स्लीवस ब्लाउज, बालों को बंद बनाया हुआ, सर पर घूंघट डाले, चेहरे पर लाल होठों के अलावा नेट के दुपट्टे से झांकती उसकी 2 काजल से सनी काली आंखें। भले ही चेहरा नहीं दिख रहा था, पर उसकी आंखों काफी थी उसकी खूबसूरती बताने के लिए। वह मंडप तक पहुंची, जिसे बेहद खूबसूरती से लाल, गोल्डन और क्रीम कलर का पर्दों और फूलों से सजाया गया था, जिसके अंदर अक्ष गोल्डन और क्रीम कलर की शेरवानी में मुस्कुराते हुए उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ा रहा था। विभि ने अपने हाथ उसके हाथों में दे दिए। अक्ष को लगा जैसे इन हाथों को वह नहीं जानता। तभी पंडित जी ने मुहूर्त निकल जाने की बात कही, जिससे अक्ष ने अपने ख्यालों को झटक दिया। शादी शुरू हुई, एक एक कर सभी रस्में होने लगी। शिवांगी ने नजर घुमाकर देखा, उसे समा कहीं नहीं दिखी। उसने करण को मैसेज किया। करण ने भी समा को नहीं देखा था। वह समा को ढूंढने चला गया। वही शिवाय और आराध्य दोनों ही अपनी अपनी खूबसूरत बीवी को देख रहे थे। रश्मि जैसे जैसे आगे बढ़ रही थी, अक्ष को कुछ बुरा फील हो रहा था। सिंदूर की बारी आए, अक्ष घूंघट उठाने को हुआ कि पंडित जी ने उसे रोक दिया। अक्ष घूंघट नहीं उठाया, वैसे ही विभि की मांग भर दी। मंगलसूत्र पहनाते हुए अक्ष के हाथ एक पल को रुके कि स्वरा जी ने उसे मंगलसूत्र पहनाने को कहा। इसी तरह सभी रस्में पूरी हुई। विवाह संपन्न हुआ। आज से आप दोनों पति पत्नी _ रोको यह शादी _ बीच में एक आवाज आई जो धीरे धीरे धीमी पड़ गई। सभी ने उस तरफ देखा। वहां एक लड़की खड़ी थी, जिसके सर से खून की एक मोटी धार बहकर उसके गले तक पहुंच चुकी थी, जिसकी वजह से वह अपने होश खोकर वही जमीन पर गिर पड़ी। तारांकन 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 कंटिन्यू _ च 112 रिवील आइडेंटिटी। अब आगे _ महल के अंदर करण समा को ढूंढ रहा था। वहां अभी कोई नहीं था। पता नहीं ये लड़की कहाँ है। इसे तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। बहुत हो गया शांति से पूछना। तभी उसे सामने से एक लड़की तेजी से आती हुई दिखी। समा कुछ कह पाती उससे पहले करण बोला, कहाँ थी अब तक? बाहर सब लोग तुम्हें ढूंढ रहे हैं, और तुम अभी तक तैयार क्यों नहीं हुई हो? मेरी बात तो सुनो, समा अटकते हुए बोली। उसकी सांसें कुछ भारी हो रही थी। करण का ध्यान इस पर नहीं गया। अगर काकी माँ ने तुम्हें ऐसे देख लिया ना, सबको सुनाएगी। जाओ जल्दी तैयार होकर आओ। समा झल्लाकर गुस्से से बोली। चुप, एकदम चुप। मैं कब से कुछ बताने की कोशिश कर रही हूँ। महल पर हमला होने वाला है, और वह मिसेज यामी प्रताप सिंह करवाने वाली है। तुम होश में तो हो? काकी माँ ऐसा क्यों करेगी? करण हैरानी से बोला। तुम्हें कभी मुझ पर भरोसा क्यों नहीं होता? जब मैंने कहा था स्वरा जी किसी फोन पर बात करते हुए कह रही थी कि वह जीजू को मारने वाली है, तब भी तुमने मुझ पर भरोसा नहीं किया था।
समा चिल्लाते हुए बोली, हाँ तो अभी यह सब बीच में कहाँ से आ गया? क्योंकि मैंने खुद अपने कानों से काकी माँ को बात करते सुना। और उन्होंने अंश के साथ भी कुछ किया है। सुबह से मैं स्टोर रूम में बंद थी, क्योंकि जब वह फोन पर बात कर रही थी उन्होंने मुझे देख लिया था और मुझे बेहोश कर स्टोर रूम में बंद कर दिया। समा ने अपनी बात कहने के बाद करण को देखा, जिसे देखकर साफ लग रहा था कि वह समा पर भरोसा नहीं कर पा रहा है। मैं तुम्हें क्यों बता रही हूँ? मुझे दी को बताना होगा या जीजू को। समा आगे बढ़ी कि उसके सर में एक तेज झंझनाहट हुई। वह रुकी, फिर सब याद आते ही उसके कदम आगे को बढ़ गए। करण ने मुड़कर समा की तरफ देखा। उसकी आंखें बड़ी हो गई, क्योंकि सामने जा रही समा की पीठ पूरी खून से लाल थी। उसके सर से उसके बाल चिपक रखे थे। वह किसी तरह तेज कदमों से चलने की कोशिश कर रही थी। इतने में बाहर से गोली चलने की आवाज आई। महल के बाहर सब हैरानी और डर से अभी अभी क्या हुआ समझने की कोशिश कर रहे थे। वहां उस लड़की का सर अपनी गोद में लिए शिवांगी उसे उठाने की कोशिश कर रही थी। वही मंडप पर बैठा अक्षय एकटक अपने सामने बेहोश पड़ी विभि को देख रहा था कि गोली की आवाज से सभी ने उस तरफ देखा। इतने में वहां ढेर सारे लोग अंदर आए और सभी पर गन तानकर खड़े हो गए। तभी एक रौबदार आवाज चारों तरफ गूंजी, हम वापस आ गए, साथ में तोहफा भी लाए हैं आपके लिए, शौमिक प्रताप सिंह। वहां एक लंबा हट्टा कट्टा आदमी खड़ा था। उसके बाल कंधे तक आ रहे थे। देखने से ही वह बहुत खतरनाक लग रहा था। उसे वहां देखकर सभी डर गए। वह जैसलमेर का नामी गुंडा था। लोगों का खून करना तो जैसे उसके लिए रोज की बात थी। वह अपनी गन को कंधे पर रखते हुए बोला, जो यहाँ इस शौमिक के परिवार का नहीं है, अपनी जान प्यारी है तो निकल लो, वरना अंजाम तुम सब जानते हो। कुछ ही देर में लोगों से भरा महल सुनसान खंडहर की तरह हो गया। शौमिक सामने आते हुए बोले, शायद पिछली बार की हार तुम्हें याद नहीं, तभी फिर से मुंह उठाकर हमसे लेने आ गए। इस बार हम तुम्हें अच्छे से सबक सिखाएंगे ताकि अगली बार यह नौबत ही ना आए। वह आदमी शौमिक की बात पर जोर जोर से हंसने लगा। तब तुम्हारा पला भारी था, आज मेरा है तुम्हारी कमजोरी। तुम्हारे बेटे अंडस्को नवाशा मेरे पास है, ले आओ रे उसे। शौमिक आगे बढ़े कि कुछ लोगों ने उन्हें पकड़ लिया। राजवीर, अगर तुमने किसी को हाथ भी लगाया तो हम तुम्हें इस महल से जिंदा बाहर नहीं जाने देंगे। तभी दो आदमी ने वहां लाकर एक लड़के को जमीन पर पटक दिया। उसकी हालत बहुत खराब थी। उसके कपड़े खून से सने हुए थे। अंश, कहते हुए ऋषि आगे आया। उससे पहले यामी जी अंश का सर अपनी गोद में रख उसे उठाते हुए बोली, अंश उठो, क्या हुआ तुम्हें? अंश, मरने वाला है ये, इसे जहर दिया है। इसकी छमिया कहाँ हो? अंश के बगल में आकृति को पटक दिया गया, जिसके होठों के कोने से खून निकल रहा था। वह भी बेहोश थी। अगर किसी ने भी चालाकी दिखाने की कोशिश की तो इसे अंडस्को सब मरा हुआ देखोगे। वह अंश की तरफ इशारा करते हुए बोला, अंश को कुछ भी हुआ तो देख लेना, आपको भी अपनी फैमिली से हाथ धोना पड़ेगा। ऋषि गुस्से से बोला। राजवीर मुस्कुराते हुए बोला, बच्चे अभी तुम छोटे हो, शायद तुम्हें अंदाजा भी नहीं कि तुम्हारी इन बातों से तुम्हारा भाई हमेशा के लिए इस दुनिया अंडस्को दुनिया आपकी भी है। आपसे इज्जत से इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि कभी पापा के दोस्त हुआ करते थे आप, लेकिन मेरे भाई का खून लगा है आपके हाथों पर, ऐसे कैसे जाने दूं? बेटी तो आपकी भी है, शर्म नहीं आए अपनी बेटी जैसी पर हाथ उठाने में? राजवीर एक पल के लिए सून रह गया। उसकी आंखें ऋषि की गुस्सैल आंखों पर थी, जो उसे किसी की याद दिला रही थी। अपने ख्यालों को साइड रख वह बोला, मेरी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है। बेमौत मरने से अच्छा है मेरे रास्ते से हट जाओ। ऋषि फीकी मुस्कान लिए बस राजवीर को घूरता रहा। अपना फोन निकालकर उसने राजवीर के सामने कर दिया। जैसे जैसे वह फोन देख रहा था, उसकी आंखें फैलती जा रही थी। गन ऋषि पर पॉइंट करते हुए वह गुस्से से बोला, मार दूंगा तुम्हें। हिम्मत है चलाओ गोली, फिर मैं बताता हूँ ऋषि के भाई को हाथ लगाने का क्या अंजाम होता है। सारी बाजी ऋषि के हाथ जाते देख यामी जी की मुठ्ठियां कस गई। पीछे एक लाइन में अहान, श्रेयांश, आराध्य और शिवाय खड़े थे। आराध्य धीरे से शिवाय की तरफ झुकते हुए बोला, यार कुछ कर, तो मैं बोर हो रहा हूँ। साले सर पर गन है और तुझे मजाक सूझ रहा है। शिवाय धीरे से बदबदाया। उसकी बात सुनकर तीनों लड़के उसे एक साथ घूरने लगे। प्रेसिडेंट, आप अच्छा मजाक कर लेते हैं। श्रेयांश जबरदस्ती मुस्कुराते हुए बोला।
वैसे क्या लगता है, कौन होगी घूंघट में? भाभी जी की बहन तो बेहोश जमीन पर पड़ी है। श्रेयांश बोला। चारों की नजर मंडप पर गई। कैसे घूर कर देख रहा है जैसे अभी रो पड़ेगा। आहान अचानक से बोल पड़ा। नहीं, रोएगा तो सही पर अभी नहीं, श्रेयांश बोला। इस चुड़ैल दुल्हन की औंखें मैंने देखी है। आहान बोला पर उसकी बात मंडप में खड़ी उस चुड़ैल दुल्हन ने भी सुन ली थी। उसने गुस्से से आहान की तरफ देखा। काली गुस्सेल आंखें, जिन्हें देखकर आहान उछलकर 2 कदम पीछे हो गया। अहीरा अंडस्को आहान के मुंह से निकला। अंडस्को। वहां ऋषि के सामने राजवीर हार चुका था। आम आदमी की तरह वह भी अपने बच्चों से बहुत प्यार करता था। इतने में किसी ने राजवीर की गन छीनी और उसे ऋषि की तरफ धक्का दे दिया। यामी जी अंश के माथे पर गन रखते हुए चिल्लाई, वकील। वकील हड़बड़ाते हुए यामी जी को कुछ पेपर्स थमाकर पीछे खड़ा हो गया। इन्हें साइन करो नहीं तो अभी अपने अंश को खोने के लिए तैयार हो जाओ। यामी ये तुम क्या कह रही हो? गन दूर हटाओ, अंश से उसे लग जाएगी। शोमिक आगे बढ़ते हुए बोले। यामी ये क्या पागलपन है? अमूल्य जी आगे आते हुए बोले। जो तुम सब सुन रहे हो वही। ऋषि तुम तो अच्छे से जानते हो सब। तो साइन करो वरना अंडस्को। यामी कठोर आवाज में अंश के सर पर गन रखते हुए। ऋषि घबरा गया। उसकी आंखों के कोने भीग गए। वह गुस्से से बोला, अगर अंश को कुछ भी हुआ ना मैं जान ले लूंगा आपकी। ठीक है, मैं इसे मार देती हूँ। तुम मुझे मार देना। कहते हुए उन्होंने टिगर पर अंगुली रख दी। पेपर्स लाओ। ये हुई ना बात। ऋषि फटाफट पेपर्स साइन कर यामी जी की तरफ बढ़ा दिए। यामी जी मुस्कुराते हुए बोली, वकील घर आने तक मुझे मेरा पति जेल से बाहर चाहिए। वकील पेपर्स लेकर चला गया। यामी ये तुम क्या कह रही हो? तुम्हारा पति तो शोमिक है। सभी ने हैरानी से शोमिक की तरफ देखा। नहीं, दादू इनके पति नहीं है। मेरी दादी तो डैड के साथ ही हमें छोड़कर चली गई थी। ये तो अंडस्को ऋषि बोला। मिसेज रानी राजपूत अंडस्को बीच में शोमिक नम आंखों से बोले, ये नमी उनकी यामी के लिए थी, जो उन्हें छोड़कर चली गई थी। पर वह उनके लिए कुछ नहीं कर पाए। सभी एक दूसरे को देखने लगे। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि जिन्हें वह इतने सालों से अपनी बुआ माँ मानते हैं वह कोई और औरत है। ये सब जानते हुए भी आपने इन्हें यहाँ रहने दिया। ये सब हुआ कब और कैसे? हमें कुछ बताया भी नहीं। ऐसी क्या चीज इनके हाथ लग गई जो आप कमजोर पड़ गए? अमूल्य जी बोले। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि उनकी बहन अब इस दुनिया में नहीं है। यामी को जब पता चला कि वह दादी बन गई है तो वह अपने बेटे बहू से मिलने गई थी। मुझे बिना बताए। पहले उसे बहू पसंद नहीं थी। उसे लगता था कि वह कृत्य शोमिक के बेटे के साथ परिवारों की दुश्मनी की वजह से आए है। पर बाद में वह कृत्य से मिलने गई थी और वह दोनों मुझे मनाने महल आ रहे थे कि रास्ते में एक ट्रक ने उन्हें टक्कर मारी और सब खत्म हो गया। बस ये फालतू की बातें नहीं सुननी मुझे। मेरे पति ने तुम्हारे बीवी बेटे को मारा, बात खत्म। सुनो रे, सभी को मार डालो, कोई नहीं बचना चाहिए। शोमिक की वजह से मेरा पति जेल गया और ये ऋषि उसे बाहर आने ही नहीं दे रहा। कोई भी नहीं बचना चाहिए, कहकर रानी राजवीर से बोली। एक बच्चे की धमकी से डर गए। रानी को ऐसे लोगों की कोई जरूरत नहीं है। इसे भी खत्म करो। तब तक मैं शोमिक की आधी कमजोरी को मारकर आती हूँ। नहीं, तुम अंडस्को शोमिक की बात काटते हुए रानी बोली, मैं करूंगी। आज मान्या ऋषि की माँ का किस्सा ही खत्म हो जाएगा। रानी वहां से बाहर जाने लगी। उसके लोगों ने सभी पर निशान बनाया। जैसे ही वह ट्रिगर दबाने को हुए कि एक एक कर सब जमीन पर गिरने लगे। रानी के जाते कदम रुक गए। अचानक से गोलियां चलने से सभी लोग एक जगह इकट्ठा हो गए। वहां करण और समा लगातार सबको मारते जा रहे थे। उन गुंडों ने भी कवर ले लिया और फायरिंग स्टार्ट हो गई। हम अकेले इतने लोगों को हैंडल नहीं कर पाएंगे, समा बोली। तभी बाहर की तरफ से भी फायरिंग स्टार्ट हो गई। चलो, किसी के पास तो गन है, करण बोला। सामने अहिति गन लिए खड़ी थी। उसके पीछे से काले कपड़े पहने गार्ड्स अंदर आए और चारों तरफ से सभी को घेर लिया। रानी भागने को हुई। अंडस्को पीछे। अहिति उनकी तरफ गन पॉइंट करते हुए बोली। अहिति पहले सभी लोगों के साथ बाहर चली गई थी और अब वापस आई थी। लेडी बॉस, विभी को अंदर ले जाए। डॉक्टर अभी आते ही होंगे। आहान यहाँ आओ।
शिवांगी चिल्लाए। आहान उसके पास जाकर धीमी आवाज में बोला, सब प्लेन के हिसाब से हो रहा है। आर्या ने उसे औंखें दिखाए। आहान विभि को उठाते हुए बोला, बेचारी दुल्हन, सॉरी तुम्हारी बहन, दुल्हन तो अब कोई और है। कहकर वह उसे महल के अंदर ले गया। रानी ने देखा कि अहिति का ध्यान उससे हटा है तो वह फुर्ती से शिवांगी के सामने आ गई। एक हाथ से शिवांगी के गले पर चाकू रख दूसरे हाथ से गन सर पर तान दी। कोई आगे नहीं आएगा, वरना इसे मारने से पीछे नहीं हटूंगी मैं। माही गुस्से से एक कदम आगे बढ़ी कि रुक गई। वह गुस्से से अपनी मुट्ठियां कसते हुए बोली, इस कमीनी ने तभी मुझे कुछ ना करने के लिए कहा था। वही शिवाय की आंखें साफ हो गई। उसकी नजर आर्या के गले पर लगे चाकू पर थी। मम्मा, एक आश्चर्य से भरी आवाज आई। शिवांगी ने देखा वहां शिवांश खड़ा उसे देख रहा है। नहीं, अंडस को मैंने सुलाया था। नींद की दवा देकर वह सो भी गया था, पर पता नहीं कैसे। अहिति खुद से बोली। शिवांश की नजरें शिवांगी को ऊपर से नीचे तक देख रही थी। विभि का खून शिवांगी पर लग गया था, जिसे देख शिवांश को लगा कि शिवांगी को चोट लगी है। वह दौड़ता हुआ उसके पास जाने लगा कि उसकी नजर यामी जी के हाथों पर पड़ी। वह समझ रहा था कि ये औरत उसकी मम्मा के लिए कुछ अच्छा तो बिल्कुल भी नहीं करने वाली। वही शिवांश के वहां आने से शिवांगी घबरा गई। शिवू, दूर यहाँ नहीं आना है। तुझे क्या लग रहा है मैं इसे यहीं से नहीं मार सकती? एक गोली और तेरी जान की जान मेरे हाथों में, रानी बीच में बोली। फिर वह शिवांश से बोली, एक बार तो अपनी माँ को खो चुका है, अब दूसरी बार हमेशा के लिए भूल जा। इसके बाद शायद ही शिवाय किसी से शादी करेगा। रानी शिवाय को देखते हुए बोली, जिसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे। अरे बेवकूफ औरत, कहाँ इन दो राक्षसों को बीच में ला रही है? देहांत हो जाएगा तेरा। हो ही गया समझो, अब करण बुदबुदाया। ठीक ऐसे ही ख्याल आराध्य और श्रेयांश के मन में भी आ रहे थे। शिवांश को रानी की बात सुनकर इतना गुस्सा आने लगा कि उसका चेहरा लाल हो गया। शिवांगी ने देखा कि उसका बेटा अपने बाप की तरह रिएक्ट करने लगा। उसने शिवाय की तरफ देखा, जो एक खतरनाक मुस्कान लिए उसे देख रहा था, जैसे कह रहा हो, ये सब तुमने शुरू किया था। आप संभालो, मैं कुछ नहीं करने वाला। तारांकन 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 कंटिन्यू अंडरस्को च 113 मिस्टेकन न्यू ब्राइड। अब आगे अंडरस्को। शिवांगी की आंखें शिवांश को देख रही थी। उसके दिमाग में अभी शिवाय की कई सारी बातें चल रही थी, जिन्हें उसने इग्नोर कर दिया था। क्या शिवांश भी? पर ऐसा कैसे हो सकता है? और मैं अंडरस्को नहीं, जो भी हो शिवांगी, तेरा बेटा डरने वाला तो बिल्कुल भी नहीं है। इतने में उसका ध्यान शिवांश की तरफ गया। शिवांश की आंखें रानी को बड़े ही गुस्से से घूर रही थी। उसके चेहरे के एक्सप्रेशन बेहद खतरनाक लग रहे। एक 6 साल का बच्चा इस तरह खुद के इमोशंस इतने खतरनाक कैसे कर सकता है? शिवांगी ने गले पर रखे रानी के हाथ को पकड़ मरोड़ दिया। तभी रानी ने दूसरे हाथ से गोली चला दी। मम्मा, शिवांगी, सभी की सांसें अटक गई। गोली लगने से पहले शिवांगी ने उसका हाथ ऊपर कर दिया था। उसने तुरंत रानी के दोनों हाथ मरोड़ पीठ से लगा दिए। बगल में खड़ी अहिति होश में आई। उसने तुरंत गन चाकू छीनकर फेंक दी और रानी को पकड़ लिया। शिवांश दौड़कर शिवांगी के पास आया। शिवांगी ने घुटनों पर बैठ शिवांश को गले लगाकर उसका सर सहलाते हुए उसे चुप कराते हुए बोली, नो अंडरस्को, रोते नहीं है। मुझे कुछ नहीं हुआ है, देखो, आई एम ऑफ। शिवांश ने कसकर अपने छोटे छोटे हाथों से शिवांगी को और जोर से गले लगा लिया। वह बहुत डर गया था। शिवांगी ने उसे गोद में उठाकर उसका सर सहलाने लगी। तभी वहां पुलिस और डॉक्टर्स आ गए। करण और समा भी बाहर आ गए। पुलिस रानी को ले जाने लगी कि 2 गोलियां एक साथ सीधा आकर रानी के सीने और माथे के बीचों बीच लगी। सभी ने चारों तरफ देखा पर कहीं कोई नहीं था। गोली साइलेंसर लगाकर चलाई गई थी, जिससे किसी को पता नहीं चला कि गोली चली कहां से। पुलिस चारों तरफ ढूंढने चली गई। तभी समा की नजर मंडप पर पड़ी, जहां दुल्हन खड़ी थी। समा बोली, दी ये अंडरस्को विभि नहीं अंडरस्को। इतनी देर से हिम्मत बनाकर समा खुद को होश में रख रही थी। वह होश खोकर जमीन पर गिरने लगी कि उसके बगल में खड़े करण ने उसे पकड़ लिया। इसे अंदर ले जाओ, शिवांगी बोली। ऋषि और अहिति पहले ही अंश और आकृति को अंदर ले जा चुके थे।
समा की बात सुनकर सभी का ध्यान इस बात पर गया कि यक्ष की दुल्हन बदल गई है, पर कोई था जिसकी आंखें गुस्से से आर्या पर ही गड़ी थी। मंडप के पास खड़ी शोषिनी जी जो मजे से ये सब देख रही थी, अब उनका ध्यान इस बात पर गया। अच्छा हुआ जो इस छुई मुई से यक्ष की शादी नहीं हुई, और इसका तो मैं अभी डिवोर्स करवा दूंगी। अपनी बात सोचकर वह धीरे से मुस्कुराए, मैं इतनी आसानी से आपके बेटे को नहीं छोड़ने वाली। आप चाहे या ना चाहे। शोषिनी जी ने हड़बड़ाकर सामने देखा। वह दुल्हन के सामने पहुंच चुकी थी और यह बात उनसे उसी ने कही थी। शोषिनी जी ने उसका घूंघट हटा दिया। दुल्हन का चेहरा देख सभी हैरान रह गए। मैंने कहा था यह नखरीली चुड़ैल अंडस्को मेरा मतलब अहीर है। आहान बोला। शोषिनी जी हैरानी से अहीर की देख रही थी। अगले ही पल उनके चेहरे पर गुस्सा आ गया। शिवांगी उनके सामने जाकर खड़ी हो गई। इस बार उसकी आंखें झुकी हुई थी। इसे तुम ही लाई थी ना? तुम्हारी दोस्त है ये? फिर यह सब कहीं ऐसा तो नहीं कि इस सब के पीछे तुम्हारा ही हाथ हो? बहू, आप खुद को सुन भी रही है आप क्या कह रही है? शिवांगी क्यों अपनी बहन की जगह अपनी दोस्त का साथ देंगी? अमूल्य जी उन्हें डांटते हुए बोले। शिवांगी पापा सही है, शिवांगी क्यों अपनी बहन को छोड़कर किसी भी और लड़की का साथ देंगी? अमित्य बोले। मोम हमें अंदर चलकर बात करनी चाहिए। शिवांगी धीमी आवाज में बोली। नहीं, ये लड़की अंदर नहीं आएगी। इसने जबरदस्ती मेरे बेटे से शादी की है। मैं इस शादी को नहीं मानती। आज ही इनका डिवोर्स होगा। आपके बड़े बेटे की शादी भी तो ऐसे ही हुई थी, पर उनकी बीवी को तो आपने अपना लिया। लेकिन 20 दिन पहले आए बेटे की बीवी को एक्सेप्ट करने में आपको इतनी क्यों दिक्कत हो रही है? अहीर बेबाकी से बोली। उसके इस तरह बदतमीजी करने से शोषिनी जी का परा चढ़ गया। वह गुस्से से बोली, शिवाय की बात अलग है और अक्ष की अलग। मैं तुम्हें अंडस्को। उनकी इस बात को पकड़ते हुए अहीर तुरंत बोली, क्यों अलग है? आप अपने बड़े बेटे को एक जबरदस्ती के रिश्ते में बांध सकती है और छोटे बेटे को नहीं। हाँ, क्योंकि शिवाय का बेटा भी है, जो शिवांगी को अपनी मम्मा मान चुका था। इसलिए हमने इस शादी को मंजूरी दे दी थी। जिस तरह हम तब सही थे अब भी है। इसलिए हम तुम्हें स्वीकार नहीं करेंगे। शोषिनी जी अहीर से बोली। तभी स्वाति जी ने उन्हें कंधे से पकड़कर हिम्मत देते हुए कहा, शांत शोषिनी, सब ठीक हो जाएगा। अंदर चलिए, बच्चों को चोट लगी है। बहुत कुछ हो गया है आज, इसका फैसला अंदर चलकर करते हैं। कहीं जाने की जरूरत नहीं है। इस शादी का फैसला अभी होगा और वह ये है कि मैं इस शादी को नहीं मानता। अक्ष जो विभि के साथ अंदर चला गया था, वह मंडप की तरफ बढ़ते हुए बोला। इसमें तुम्हारे मानने न मानने से क्या होता है? शादी तो हो गई है, वह भी पूरे जैसलमेर के सामने। श्रेयांश अचानक से बोल पड़ा। सभी ने एक साथ उसकी तरफ देखा। श्रेयांश अपनी जीभ काटते हुए बोला, सॉरी, गर्ल्स को गलती से बोल दिया। कहकर वह सर झुकाकर खड़ा हो गया। अब तक अक्ष अहीर के सामने पहुंच गया था। उसके चेहरे पर गुस्सा साफ झलक रहा था। अहीर एक कदम उसकी तरफ बढ़ाते हुए उसकी आंखों में आंखें डालकर बोली, एडवोकेट श्रेयांश रंधावा की बात सुनी तुमने? उन्होंने कहा कि तुम्हारे मानने न मानने से कोई फर्क नहीं पड़ता। मिस्टर श्रेयांश, अहीर ने सख्ती से कहा। श्रेयांश अभी घबराया हुआ था। अपना नाम सख्त आवाज में सुनकर वह हड़बड़ाकर आगे होते हुए बोला, हाँ अंडस्को। एक एडवोकेट के तौर पर हमारी शादी के लिए आप क्या कह सकते हैं? अहीर बोली, कुछ नहीं, तुम दोनों पति पत्नी हो। लीगली इसका प्रूफ सारे गांव वाले हैं। यहाँ जबरदस्ती किसी के साथ नहीं हुई है, ये सारे गांव वालों ने हम सब ने देखा है। अगर किसी तरह तुम दोनों डिवोर्स पेपर्स साइन कर देते हो तो फिर भी 6 महीने तुम दोनों को साथ रहना होगा। अक्ष गुस्से से बोला, मैं इस लड़की के साथ 1 मिनट तक नहीं रह सकता, 6 महीने तो दूर की बात है। और तुम मेरी बीवी नहीं हो, ये बात जितनी जल्दी समझ जाओ उतना तुम्हारे लिए अच्छा होगा। कहकर वह बिना किसी की बात सुने वहां से चला गया। एक एक कर सभी महल के अंदर चले गए। शिवांगी अंदर जाने को हुई कि वही गुस्से से उसके सामने आई। शिवांगी समझ गई कि अब उसकी अच्छी खासी तारीफ होने वाली है। वह धीरे से बोली, शिवू सो गया है, मैं इसे सुलाकर आती हूँ। तूने सुबह से कुछ खाया भी नहीं है। मिस्टर कश्यप, आपकी बीवी सुबह से भूखी है, आपको इसका ख्याल रखना चाहिए।
शिवांगी की बात सुनकर आराध्य तुरंत वही को खींचते हुए लेकर चला गया। माही उसे गुस्से से घूरते हुए वहां से चली गई। शिवांगी ने चैन की सांस ली। तभी उसके कानों में एक थप्पड़ की आवाज गई। वह इरिटेट होकर बोली, अब क्या हुआ? वहां अहीर के सामने अहिति गुस्से से खड़ी थी। वह बिना कुछ बोले चली गई। अहीर ने कुछ रिएक्ट तो नहीं किया पर उसकी आंखें भर आई थी। आज पहली बार अहिति ने उस पर हाथ उठाया था। वह किसी तरह आंसू को बहने से रोक रही थी। तभी एक और हाथ उसकी तरफ उठा। इस बार अहीर ने वह हाथ हवा में ही पकड़ लिया। तुमने ठीक नहीं किया लड़की, अब तुम देखोगी स्वरा मित्तल से उलझने का क्या अंजाम होता है। सामने स्वराजी गुस्से से लाल पीली होकर खड़ी थी। अहीर उनका हाथ झटकते हुए बोली, अब तुम कुछ नहीं कर सकते। 6 महीने बहुत होते हैं किसी भी इंसान का ईमान बदलने के लिए, और तब तक किसी ना किसी को तो तुम्हारी और मेरी सौतन की सच्चाई पता चल ही जाएगी। वैसे भी चीफ बहुत तेज है, कैसे घूर रही है हमें। तो अभी जान बचानी है तो जाओ यहाँ से, अहीर गुस्से से बोली। स्वरा जी ने देखा कि शिवांगी उन दोनों को महल के दरवाजे से देख रही है। आई प्रॉमिस तुम्हें जान से जरूर मारूंगी मैं, कहकर वह वहां से चली गई। पूरा गार्डन खाली हो गया था। वहां सिर्फ अहीर बची थी। अहीर को अहिति का उसे थप्पड़ मारना बहुत चुभ रहा था। मिस्टर अक्ष माहेश्वरी, इस थप्पड़ की सजा तुम्हें मिलेगी। अगर मेरा बस चलता तो तुम जैसे बेवकूफ इडियट गधे से मैं कभी शादी नहीं करती। आहा अंडस्को मम्मा आई नीड योर लाउडली क्राइंग, कहते हुए अहीर दोनों हाथों से लहंगा उठाकर पैर पटकते हुए अंदर की तरफ चली गई। अहीर जैसे ही अंदर कदम रखने वाली थी वह रुक गई। बेवकूफ, शादी हुई है तेरी, कहाँ हमेशा की तरह मुंह उठाकर जा रही है। पर यह रियल घर थोड़ी है, अब जो हो चली जा। खुद से बातें करते हुए अहीर जैसे ही अंदर जाने वाली थी, किसी ने पीछे से उसका मुंह बंद कर खींचते हुए अपने साथ ले गया। अहीर को साइड में लाकर झटके से छोड़ दिया, जिससे वह गिरते गिरते बची। वह गुस्से से मुड़ी की सामने वाले की शक्ल देखकर वह अजीब सा मुंह बनाते हुए अपने हाथ बांधकर उसे घूरने लगी, जैसे कह रही हो, बको, सुन रही हूं मैं। उसका ऐसा एटीट्यूड देखकर अक्ष गुस्से से एक कदम आगे बढ़कर उसे अंगुली दिखाते हुए बोला, तुम अंडस्को, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? मेरी विभि की जगह खुद मंडप में बैठ गई। तुम्हें पता भी है तुमने क्या किया है? 3 लोगों की जिंदगी बर्बाद कर दी तुमने। क्यों किया तुमने ऐसा? क्या जरूरत थी? कोई प्रॉब्लम थी तो बात कर लेती। इतना बड़ा कदम उठाने से पहले सोच तो लेती। मैं बता रहा हूँ, इस शादी से या मुझसे कोई उम्मीद मत रखना। मैं तुम्हें कभी अपनी वाइफ का दर्जा नहीं देने वाला। मांगा किसने है जो ये देने की बात कर रहा है? वैसे भी मुझे बच्चे अंडस्को आई मीन इतने प्यारे बंदे पसंद नहीं है। इससे अच्छा मैं आहान, ऋषि या अंश को ही पकड़ लेती। कम से कम हैंडसम तो है, पर ये अंडस्को। अहीर ने ऊपर से नीचे तक अक्ष को देखा, फिर आगे बोली, कौन कहेगा इससे? शिवाय माहेश्वरी का भाई है। कितने स्मार्ट, हैंडसम, खतरनाक, पता नहीं क्या क्या है वो। और एक ये लंगूर, स्वरा ने ठीक अपने जैसा बेवकूफ बनाया है इसे। शोषिनी के साथ रहता तो थोड़ा स्मार्ट तो होता। क्या यार, दुश्मन भी मेरे खुद से दोगुनी उम्र के है। सोचते हुए अहीर खुद पर हंसते हुए अक्ष को पूरी तरह इग्नोर कर वहां से चली गई। अहीर जैसे ही महल के अंदर पहुंची, शोषिनी जी उसे टोकते हुए बोली, अब ये क्या कर रही हो तुम? अहीर ने हैरानी से उन्हें देखा, वह बहुत गुस्से में लग रही थी। अहीर ने पीछे देखा तो वहां कीचड़ से बने पैरों के निशान थे। अहीर झल्लाकर खुद से बोली, अब ये अंडस्को कब हुआ? तभी एक नौकर दौड़ता हुआ शोमिक के पास आकर बोला, साहब, छोटे साहब को होश आ गया है। सभी अंश के कमरे की तरफ चले गए। अंश का कमरा अंडस्को। अंश बेड पर बैठा था। उसके सामने सोफे पर आकृति बैठी फ्रूट बास्केट लिए फ्रूट्स खा रही थी। तभी ऋषि अंदर आया। ऋषि, मैं कब से पूछ रहा हूँ, अब तुमने जवाब नहीं दिया तो मैं बाबा सा से पूछने जा रहा हूँ। पहले मुझे ये अंडस्को बताओ, तुम एक आर्मी मैन होकर इतनी आसानी से इतना पीट कैसे गए? जहां तक मैं जानता हूं तुमने सरेंडर किया होगा, ऋषि सोचते हुए बोला। अंश ने आकृति को देखा जिसका ध्यान सिर्फ खाने पर था। वह बोला, हाँ, वो उसने कहा कि मेरी मां मान्य प्रताप सिंह है जिसे उन्होंने किडनैप कर रखा है, और आकृति को भी उन लोगों ने गन पॉइंट पर ले रखा था। तो अंडस्को कहाँ? ऐसा कुछ नहीं हुआ था, आकृति बीच में बोली। ऐसा ही हुआ था,
तुम अंडस्को अंश आकृति को घूरते हुए बोला कि आकृति बोली, तुम्हारी इन आंखों में नहीं डरने वाली। तुम्हारा भाई है, सब पता होना चाहिए इसे। आकृति ऋषि से बोली, इसे सब पहले से पता है। इसकी मम्मा मान्या प्रताप सिंह जिंदा है और रानी के कब्जे में है। इसे तो ये भी पता था कि इसके दादू अपनी बहू को बचाने के लिए उस औरत को यहाँ महल में रहने दे रहे हैं। वहां जैसे ही मान्या नाम का जिक्र हुआ, इसने खुद को उनके हवाले कर दिया, जिसका अंजाम सामने है। आकृति अंश की तरफ इशारा करते हुए बोली, तो तुमने कौन सा तीर मार लिया वहां आकर? तुम भी उनके हाथों चढ़ ही गई थी। अंश बेड पर अपने घुटनों पर खड़ा हो गया। नहीं, कुछ नहीं किया मैंने। जो ये जिंदा बचे हो ना, मेरी वजह से वो आदमी जिस पोजीशन की बात कर रहा था उसे चेंज कर दिया था मैंने, तभी इतना बोल रही हो। आकृति बोली। तभी शोमिक कमरे के अंदर आए। सभी को वहां देखकर आकृति वहां से चली गई। शोमिक अंश के पास जाकर बोले, कैसे है आप अब? हम ठीक है बाबा सा। एक एक कर सभी अंश से मिलने लगे। रात का समय अंडस्को शिवांगी का कमरा अंडस्को कमरे में आकर शिवांगी चेंज कर बेड पर लेटी शिवांश के सर पर हाथ फेरते हुए बाहर देखने लगी। पता नहीं कितनी देर तक वह ऐसे ही बाहर देखती रही। उसका ध्यान कमरे में हो रही आवाज से टूटा। वह उठकर सब जगह देखने लगी पर वहां कोई नहीं था। शिवांगी को आज नींद नहीं आ रही थी। उसने अपना फोन लिए और सोफे पर बैठ गई। तभी वॉशरूम से शिवाय बाहर निकला। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, शिवांगी उठते हुए बोली। शिवाय ने कोई जवाब नहीं दिया और क्लोजेट रूम में चला गया। तारांकन कंटिन्यू अंडस्को जब 114 हस्बैंड का डैंट। अब आगे अंडस्को शिवांगी शिवाय के पीछे जाते हुए बोली, तुम सुन रहे हो? मुझे तुमसे बात करनी है। शिवाय ने उसे देखा तक नहीं। उसने एक शर्ट निकाली और पहनने लगा। साफ था वह उसे इग्नोर कर रहा था। शिवांगी उसे अपनी तरफ मोड़कर बोली, शिवाय मैं तुमसे बात कर रही हूँ। और तुम अंडस्को मुझसे? मुझे लगा तुम खुद से बात कर रही हो। शिवाय तंज कसते हुए बोला, What's wrong with you? तुम ऐसे रिएक्ट क्यों कर रहे हो? सीधी सी बात है, मुझे शिवांश के बारे में जानना है। शिवांगी कंफ्यूज्ड एक्सप्रेशन लिए उसे देखने लगी। क्यों पूछ रही हो मुझसे? रानी से उलझने से पहले तुमने मुझसे पूछा था, नहीं ना? सीधा उसकी गन पॉइंट पर आ गई, और वो भी जानबूझकर। अगर जरा सी देर हो जाती। अंडस्को शिवाय रुका, फिर गुस्से से बोला, जाकर खुद पता कर लेना, कहकर वह गुस्से से जाने लगा। शिवांगी ने उसे पीछे खींचकर दीवार से लगा दिया। अपने दोनों हाथ दीवार पर रखते हुए बोली, तुम्हें ऐसा क्यों लगाता है कि आज जो भी हुआ वह मेरी वजह से हुआ? शिवाय अभी बहुत गुस्से में था। वह गुस्से से बोला, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, मैं कुछ नहीं बताने वाला। कहकर वह जाने लगा कि शिवांगी ने उसे वापस खींचकर दीवार से लगा दिया। तुम मुझे जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? तुम्हारे अलावा और कोई इस दुनिया में एग्जिस्ट भी करता है जिसे इसके बारे में पता होगा? सीधे सीधे मुझे बताओ कि शिवांश के साथ क्या प्रॉब्लम है, वरना अंडस्को शिवांगी गुस्से से बोली। वरना क्या? हाँ, क्या कर लोगी तुम? तुम्हें तो बस अपनी चलानी होती। जैसे अकेले न्यूयॉर्क निकल गई, ना कोई टेंशन, ना फैमिली की कोई फिक्र, और आज खुद गई थी ना रानी के सामने कि आओ मेरे सर पर गन रखो। पता भी है तुम्हें कैसा फील हो रहा था मुझे, मेरे बेटे को। लेकिन नहीं, तुम्हें तो हमारी कोई कद्र ही नहीं है। एक दिन ऐसा आएगा जब तुम्हें हमारी वैल्यू पता चलेगी और तुम चाहकर भी हमारे पास नहीं आ पाओगी। कहकर शिवाय वहां से चला गया। शिवांगी हैरान अपनी जगह पर जमी रह गई। क्या उसने इतना बुरा किया था? कहीं वह इन लोगों से लड़ते लड़ते बुरी तो नहीं बन है? उसने कुछ गलत तो नहीं कर दिया? शिवांगी यह सब सोचते हुए दीवार का सहारा लेकर खड़ी हो गई। वही बालकनी में शिवाय चेयर पर हाथ बांधकर बैठा गुस्से से वहां के काले घने जंगल को देख रहा था। उसकी बालकनी महल के पीछे का नजारा दिखाती थी, जिससे वहां शांति और सुकून रहता था। उसने नजर उठाकर तारों से भरे काले आसमान को देखा। उसका गुस्सा शांत होने का नाम नहीं ले रहा। बार बार उसकी आंखों के सामने वही सीन घूम रहा था, जब गोली के सर से जरा सा दूर थी। अगर वह दूरी ना होती तो कुछ भी हो सकता था। ये सोचते हुए उसके हाथ ढीले पड़ गए, पर उसकी नजर लगातार आसमान के काले अंधेरे पर थी। वहां ठंडी हवाएं चल रही थी, जिससे ठंड ज्यादा लग रही थी, पर शिवाय ज्यों का त्यों बैठा रहा।
ना उसने अपनी नजरें हटाई, ना ही उसका गुस्सा कम हुआ। तभी एक जानी पहचानी खुशबू ने उसे घेर लिया, जिससे उसका ध्यान टूटा। फिर भी उसने ऐसे दिखाया जैसे वहां कोई हो ही ना। शिवांगी उसके सामने खड़े होते हुए बोली, मुझसे शिवांश के बारे में जानना है। उसकी आवाज में कोई भाव नहीं था। शिवाय ने उसे फिर इग्नोर कर दिया। उसे डर था कि कहीं वह गुस्से में कुछ गलत ना कर दे जिसका पछतावा उसे बाद में हो। शिवांगी ने आंखें छोटी कर उसे घूर कर देखा। शिवाय, तुम ओवर रिएक्ट कर रहे हो। हमने सब पहले से तैयार रखा था। पर गोली चलेगी अंडस्को अंडस्को। लेकिन गोली चली ना। तुम्हें पता भी है तुमसे सिर्फ 8 मिलीमीटर दूर थी। अगर जरा सा भी अंडस्को, खैर तुम्हें तो कोई फर्क नहीं पड़ता तुम हमारे साथ हो ना हो। पर मुझे पता है तुम हम दोनों के लिए क्या हो। मैं बता नहीं सकता। शिवाय का गुस्सा फूट पड़ा। वह आगे बोला, तुम उस वक्त मेरी लाइफ में आई थी जब मुझे अपनी माँ के बारे में पता चला था। मैं खुद अपनी लाइफ खत्म करना चाहता था, इसलिए नशे में होने के बावजूद किसी लड़की के पास जाकर खुद को बचाने के बजाय उस जंगल में गया ताकि ड्रग्स के असर से इंटरनल ऑरेंज डैमेज हो जाए और मैं मर जाऊं। लेकिन नहीं अंडस्को, जब मेरे पास कुछ नहीं था तब तुम आई। तुम्हें देखकर पहली बार डॉक्टर शिवाय माहेश्वरी को उसके सीने में भी दिल है ये पता चला था। अगले दिन जब तुम नहीं थी तब पता चला खालीपन क्या होता है। तुम्हें ढूंढने के एक फैसले से शिवाय माहेश्वरी अपनी माँ के सामने खड़ा हुआ खुद के लिए। शिवाय खड़ा होकर गुस्से से शिवांगी की तरफ कदम बढ़ाते हुए बोला, और शिवांश, उसे जब मैं तुमसे दूर लेकर गया था उसे बचा तो लिया था, पर वह बच्चा है। कभी मुझे यह एहसास ही नहीं हुआ। ना रोना, ना छोटे बच्चों की तरह हरकतें करना। पर जब हम वापस इंडिया आए तब वह पहली बार मुस्कुराया और उसकी नज़र एक लड़की पर थी, जो एक कुत्ते की मम्मी से डरकर उसके घायल बच्चे को दवा लगा रही थी। जब भी शिवांश तुम्हें देखता उसकी आंखें तक बोलने लगती थी। तुम्हारे साथ वह बच्चों की तरह बिहेव करने लगा था। बचपन जीने लगा था वह अपना। शिवांगी बालकनी की रेलिंग से जा लगी थी। शिवाय उसके दोनों तरफ हाथ रखते हुए बोला, और तुम अंडस्को, तुम्हें सब दिखते हैं, बस मैं नहीं दिखता। शिवांश तो बेटा बन गया तुम्हारा, पर मेरा क्या। मैं पति हूँ तुम्हारा। हमारा रिश्ता सिर्फ शिवांश के लिए नहीं है, ये हमारे लिए भी है। तुम हमेशा मिसेज माहेश्वरी थी और रहोगी। अगर अगली बार तुमने ऐसा कुछ किया तो देख लेना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। कहते हुए उसने शिवांगी को उसकी गर्दन के पीछे से पकड़ते हुए अपने करीब किया कि रुक गया। उसके होठों पर एक फीकी मुस्कान आ गई। उसने शिवांगी को छोड़ दिया और वापस चेयर पर जाकर बैठ गया। उसका सर झुका हुआ था। काफी देर तक किसी ने कुछ नहीं कहा। शिवांगी एकटक शिवाय के झुके सर को देख रही थी। उसे अपने दिल में एक भारीपन महसूस हो रहा था, जिससे वह चाहकर भी मिटा नहीं पा रही थी। अभी अभी शिवाय ने उससे कहा कि वह उन दोनों के रिश्ते को बचाने की कोशिश कर रहा है। क्या उसे आर्या से प्रॉब्लम नहीं थी? ये सवाल आते ही शिवांगी को खुद पर हंसी आने लगी। जब शिवाय ने उसे पहले ही खुद से दूर ना जाने देने के लिए कहा था तभी उसे समझ जाना था। पर अभी उसे क्या करना चाहिए? शिवाय उसकी वजह से गुस्से में था। मैं अंडस्को, शिवांगी के गले आवाज नहीं निकल रही थी। उसने गला साफ किया और बोली, मैं अंडस्को, मुझे अंडस्को। शिवांगी झल्ला कर शिवाय के पास जाकर बोली, मेरे लिए ये सिचुएशन पहली बार आई है। मुझे किसी को मनाना नहीं आता अंडस्को। शिवाय की घूरते हुए वह आगे बोली, जिंदा तो खड़ी हूँ तुम्हारे सामने, अब अंडस्को। बीच में शिवाय ने उसका हाथ पकड़ उसे अपने सीने से लगा लिया। इस वक्त शिवांगी शिवाय की गोद में बैठी उसके सडन एक्शन को समझने की कोशिश कर रही थी। उसे अपनी गर्दन पर शिवाय की गर्म सांसें महसूस होने लगी, जो शांत और गहरी थी। पता नहीं क्यों, पर शिवांगी वैसी ही बैठी रही और उसके हाथ शिवाय की पीठ से हिलाने लगे। आराध्य का कमरा अंडस्को। माही मिरर के सामने बैठी थी। उसका सर झुका हुआ था। तभी आराध्य हेयर ड्रायर का प्लग ऑन करते हुए बोला, माही तुम बहुत केयरलेस हो। ना टाइम पर खाना खाना, ना दवाई लेना, और अब ये अंडस्को गीले बालों में सो गई अंडस्को। आराध्य लगातार बोले जा रहा था और माही उसे मिरर में घूरे जा रही थी। आराध्य का उसे नींद से जगाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। वैसे भी आज के दिन भर में हुए इस सब कारनामे से वह बहुत थक गई थी। इसलिए शावर लेने के बाद वह तुरंत सो गई। उसे आराध्य के बनते बिगड़ते एक्सप्रेशन देखकर हंसी आ रही थी।
पर अभी के सीरियस माहौल में हंसकर वह आराध्य को गुस्सा नहीं दिलाना चाहती थी। आराध्य जिस तरह उसके बाल इतने डरते हुए सूखा रहा था, माही को वह बहुत फनी लग रहा था। अनजाने में ही वाही कब से आराध्य को देख रही थी। अचानक माही को एहसास हुआ कि आराध्य कितना ज्यादा हैंडसम है, खासकर उसकी हरी आंखें, आराध्य का घबराते हुए होठों पर जीभ फिराना, ध्यान से माही के बालों को पकना। आराध्य तुझे अब ये काम सीख लेना चाहिए। कितना मुश्किल है ये, पहली बार से ज्यादा टफ लग रहा है, आराध्य मन में बोला। वही माही की नजर उसके गले से होते हुए उसके सीने पर गई। आराध्य की शर्ट के सारे बटन खुले थे, जिससे उसकी मस्कुलर चेस्ट, एब्स सब माही के सामने थे। उसकी नजर आराध्य की चेस्ट पर पड़ी जहां एक चेन लटक रही थी। माही की नजर आराध्य के चेहरे को गई। कुछ धुंधली तस्वीरें उसकी आंखों के सामने आने लगी। इससे पहले कि वह तस्वीरें साफ होती माही बेहोश होकर पीछे गिरने लगी। माही व्हाट्स हैपन? वही आराध्य ने उसे उठाकर बेड पर सुलाया। माही क्या हुआ तुम्हें? माही, आराध्य परेशान होते हुए बोला। तभी उसकी नजर साइड टेबल पर रखी दवा पर पड़ी, जिससे आराध्य की आंखों में गुस्सा उतर आया। क्या माही यह पिल्स ले रही है? आराध्य ने गुस्से से माही को देखा। कुछ देर उसे ऐसे ही घूरते रहने के बाद आराध्य वहां से चला गया। उसे देखकर साफ पता चल रहा था कि कुछ तो बुरा होने वाला है वाही के साथ। रात के 2 बजे अंडस्को एक कमरे का दरवाज खुला। दरवाजे पर अक्ष खड़ा था। उसके कपड़े, बाल बिखरे हुए थे, आंखें लाल हो रखी थी। वह लखराते हुए आगे बढ़ रहा था। उसका कमरा फूलों से सजाया हुआ था। आधी कैंडल्स बुझ चुकी थी। कमरा चारों तरफ से खुला था, जिससे वह कमरा और भी ठंडा हो गया था। सामने लगे पर्दों को बांध रखा था, जिससे सामने गुलाब से सजाया बेड अक्ष के सामने था। ये सब बेहद खूबसूरत होता अगर तुम यहाँ होती, अक्ष अपने कमरे को निहारते हुए बोला। तभी उसकी नजर बेड के किनारे पर पड़ी जहां एक लड़की दुल्हन के जोड़े में बेड के हेडबोर्ड से सर टिकाकर सो रही थी। अचानक अक्ष की आंखें चमक गई। वह बेड के पास बैठकर उसके चेहरे को देखने लगा। खिड़की के बगल में बेड होने से चांद की रोशनी पूरे बिस्तर पर पड़ रही थी, जिससे उस लड़की के लिपस्टिक लगे लाल होठ बेहद खूबसूरत और लुभावने लग रहे थे। उसकी गोरी त्वचा पर वह लाल होठ किसी लाल गुलाब की तरह लग रहे थे, जो ठंड से कैप रहे थे। नेट के दुपट्टे से उसकी बंद पलकें दिख रही थी जो हल्की हल्की हिल रही थी। अक्ष नशे में था। वह धीरे धीरे उसके होठों की तरफ बने लगा कि खुद को डांटते हुए बोला, नो अक्ष, वह सो रही है। कहकर उसने उसके हाथों पर हल्के से बेबी किस किया, फिर दुपट्टे से ढके माथे पर। वह मुस्कुराते हुए बोला, आई लव यू बेबी, मुझे पता था तुम मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाओगी। कहते हुए अक्ष ने ब्लैंकेट से उसे कवर किया और उसे गले लगाकर सो गया। अगली सुबह अंडस्को महल में चारों तरफ शांति छाई हुई थी। कोई नहीं कहेगा कि कल इसी महल में शादी हुई थी। समा जो कल से बेहोश थी, उसने धीरे धीरे आंखें खोली। सामने ही उसे करण का चेहरा दिखा। ना चाहते हुए भी उसके होठों पर एक बड़ी सी मुस्कान ने जगह बना ली। हाय अंडस्को, मेरे चोट खाने से मेरी सुबह ऐसी हो तो मैं रोज खुद ही अपना सर फोड़कर आ जाऊं। समा करण को निहारते हुए बोली। उसकी अंगुलियां करण की नाक से होते हुए उसके होठों पर जाते जाते ठहर गई। तभी करण की पलकों में हलचल होने लगी, जिससे समा ने तुरंत अपनी आंखें बंद कर ली। करण ने आंखें खोलकर समा को देखा। उसकी लगाकर हिलती पलकों को देखकर करण समझ गया कि उसे होश आ चुका है। वह उसे उठाने के लिए बद की रुक गया। करण के होठों पर एक शैतानी मुस्कान आ गई। अब देखो मैं क्या करता हूँ, सोचते हुए करण समा के चेहरे के एकदम पास चला गया। वह उसके चेहरे पर अपनी अंगुलियां चलाते हुए दिलकश आवाज में बोला, अब तुम बेहोश हो तो कुछ फायदा मुझे भी होना चाहिए। समा ने अपनी मुट्ठियां कस ली। उसे करण की खुशबू ही इस कदर बेकाबू कर देती थी कि वह खुद को ही भूल जाती। ऊपर से करण का इतने सेड्यूसिंग वे में बोलना समा को बेचैन कर रहा था। करण को समा के फेस एक्सप्रेशन देखकर हंसी आ रही थी। वह जानता था इस वक्त समा किस हालत में है। करण समा की गर्दन को पीछे से पका हल्का सा ऊपर उठाते हुए उसी अंदाज में बोला, वैसे एक किस बुरी नहीं है। नहीं अंडस्को लव बाइट्स, ये अंडस्को तो बेहोश है, इसे तो कुछ पता भी नहीं चलेगा। कहकर करण ने अपना चेहरा समा की गर्दन पर रख हल्के से फूंक मारते हुए उसने चोर नजर से समा को देखा। अरे मेरे प्राणपति, दूर चले जा,
आई एम वार्निंग यू अंडरस्कोर समा उठ जा, तेरे बस की बात नहीं है इसे सहना। समा मन में रोते हुए खुद से बोली। उसका चेहरा, कान सब लाल हो गए थे। फिर भी वह उठने का नाम नहीं ले रही थी। करण आंखें छोटी कर उसे घूरते हुए खुद से बोला, तुम बहुत सहनशील हो गई हो। कोई नहीं अंडरस्को, अब देखो मैं क्या करता हूँ। तारांकन 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 कंटिन्यू अंडरस्को 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 115 गेम ऑफ डेथ। अब आगे अंडरस्को अंडरस्को। करण के हाथ समा की पीठ की तरफ बढ़ गए। समा खुद से बोली, नो अंडरस्को करण म अंडरस्को अंडरस्को। समा को महसूस हुआ कि उसकी ड्रेस की चेन खुल चुकी है और दो ठंडी अंगुलियां उसकी पीठ को छू रही है। उसकी ड्रेस कंधे से नीचे सरक रही है। समा का चेहरा लाल, पूरा पसीने से भीग चुका था। उससे अब और नहीं रहा गया। उसने आंखें खोल करण के बढ़ते हाथ को पकड़ भारी आवाज में बोली, ये अंडरस्को क्या कर रहे हो तुम? करण आंखें छोटी करते हुए बोला, तुम तो बेहोश थी, अचानक उठ कैसे गई? तुम बात बदलने की कोशिश कर रहे हो। समा नजरें चुराते हुए उससे दूर जाते हुए बोली। करण ने समा को उसकी कमर से पकड़ अपनी तरफ पलटा लिया और उसकी चीन पकड़ उसका चेहरा ऊपर करते हुए अपनी मासूम आंखें से उसकी आंखों में देखते हुए धीमी मदहोश आवाज में बोला, क्या तुम मुझे सुबह उठते उठते ताड़ नहीं रही थी? क्या मैं इतना हैंडसम हूँ? समा की पलकें हल्की पड़ गई, उसकी आंखें करण की आंखों को बारी बारी से देख रही थी। वह करण के सर हिलने पर हाँ में जवाब देती, ना में हिलने पर ना में अपना भी सर हिला देती। उसे करण की बातें सुनाई तो दे रही थी, पर वह आवाज की मिठास को महसूस कर दूसरे कान से उन शब्दों को निकाल रही थी। करण लगातार बोले जा रहा था। उसके हिलते होठ अचानक से शांत हो गए और आंखें फटी की फटी रह गई। करण की शरीर अपने आप ढीला पड़ गया। समा करण को किस करते हुए उसके ऊपर आ गई। उसका एक हाथ हेडबोर्ड पर था और दूसरे से उसने करण की गर्दन पकड़ रखी थी, जिस पर वह अपना अंगूठा फेर रही थी, जिससे करण अपने सेंस में आया। उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि समा उसे डांटने, उससे झगड़ने के बजाय सीधा उसे किस कर लेगी। समा का उसकी नेक पर अपनी अंगुली फिराना, उसके होठों का स्पर्श, सब करण को आज एक अलग ही खुशी दे रहा था, जिसे वह खुद भी समझ नहीं पा रहा था। समा के उसकी गर्दन पर अंगुली फिराने से करण का माइंड डाइवर्ट होने लगा था। अपने ख्याल और समा को खुद से दूर करते हुए बोला, ये अंडरस्को क्या हरकत है? समा को करण की इस हरकत से गुस्सा आ गया। वह गुस्से से उसका कॉलर पकड़ते हुए बोली, पहले तुम खुद मुझे सेड्यूस करते हो ये जानते हुए भी कि मेरी नीयत तुम पर खराब है, फिर मैं कुछ करती हूँ तो तुम्हें प्रॉब्लम होती है। तुम सच में बहुत बुरे हो। अभी से ना मुझसे 2 मीटर दूर रहना, नहीं तो अपनी इज्जत खुशी खुशी मुझे देने के लिए तैयार रहना। कहकर समा गुस्से में एक बार जबरदस्ती मुस्कुराए और उसके ऊपर से उठते हुए वॉशरूम में चली गई। करण हैरान सा जाती हुई समा को देख रहा। उसकी अंगुलियां धीरे से होठों को छू गई, जिससे उसके होठों पर स्माइल आ गई। शिवाय का कमरा अंडरस्को। शिवाय बेड पर बैठा अपने सामने सो रहे शिवांश और आर्या को देख रहा था। वह दोनों के माथे पर किस करते हुए आर्या से बोला, घरवाली तुम इन सब में पड़कर ठीक नहीं कर रही हो। ये शतरंज का खेल आसान नहीं है, जहां राजा अपने प्यादों पर भरोसा नहीं कर सकता। कब कौन धोखा दे दे ये पता नहीं चलता। वहां जाने का सोच रही हो तुम? शिवाय ने एक गहरी सांस ली। ये तो ट्रैप था तुम्हारे लिए। खेल तो अब शुरू होगा, गेम ऑफ डेथ, जहां ना रहम होगा ना दया, सिर्फ मौत। आराध्य का कमरा अंडरस्को। माही की आंखें खुली। उसकी नजर सबसे पहले घड़ी पर गई, जिसमें 7 बजने वाले थे। माही हड़बड़ाकर बेड से उठने लगी कि उसे याद आया, अब बुआ माँ यहाँ नहीं है। वह वापस बेड पर बैठ गई। उसे कुछ अजीब लग रहा था। उसने आसपास देखा तो सामने आराध्य सोफे पर बैठा उसे ही घूर रहा था। माही उसे ऐसे देखकर घबराकर 2 कदम पीछे हट गई। आराध्य ने उसकी तरफ कुछ पेपर्स बढ़ा दिए। माही को अजीब लगा, पर फिर भी उसने आगे बढ़ वह पेपर्स ले लिए। वह जैसे जैसे उन पेपर्स को पढ़ रही थी, उसकी आंखें बड़ी होती जा रही थी। माही गुस्से से बोली, ये क्या है और क्यों? तुम मेरा बच्चा मुझसे कैसे छीन सकते हो? आराध्य एक फीकी मुस्कान लिए बोला, तुम्हारा बच्चा ये सिर्फ मेरा बच्चा है, जिसे मैं बस इस कॉन्टैक्ट के जरिए महफूज कर रहा हूँ। साइन करो इसे, कहकर उसने टेबल पर पेन उसकी तरफ बढ़ा दी। माही गुस्से से पेपर्स टेबल पर पटकते हुए बोली, मैं साइन नहीं करने वाली।
ये मेरा भी बच्चा है, इसे पैदा होते ही मैं तुम्हें दे दूं। नो नेवर, आराध्य शांति से बोला। मेरे बच्चे के जन्म लेते ही वह सिर्फ मेरा बच्चा होगा। उसके बाद तुम्हारा मेरे या मेरे बच्चे के साथ कोई रिश्ता नहीं रहेगा। अगर तब तक मेरे बच्चे को कुछ भी हुआ तो तुम्हें उम्र कैद होगी। बस इतना ही तो लिखा है इसमें। माही गुस्से से बोली, यह मेरा बच्चा है, मेरे पास ही रहेगा। तुम्हें हमारे साथ नहीं रहना तो तुम जा सकते हो। आराध्य बोला, तो फिर ठीक है। हम कोर्ट में मिलते हैं और वहां जो भी होगा उसकी जिम्मेदार सिर्फ तुम रहोगी। एक और बात, कोर्ट का फैसला मेरी तरफ ही होगा क्योंकि तुम्हें ये बच्चा शुरू से ही नहीं चाहिए था। पहले अबॉर्शन फिर ये अंडरस्को कहते हुए उसने दवाई का पैकेट वहां टेबल पर पटक दिया। आराध्य गुस्से से आगे बोला, तुमने ये प्रेगनेंसी पिल्स ली जबकि तुम्हें पता है कि तुम प्रेग्नेंट हो और ये पिल्स बच्चे पर कितना बुरा इफेक्ट करती है। फिर भी तुमने ये पिल्स खाए, मतलब साफ है तुम मेरे बच्चे को मारना चाहती हो। माही की आंखें नम थी। उसका सर झुका देखकर वह समझ गया कि माही ने वह पिल्स खाई थी। इस वक्त आराध्य के दिल पर क्या बीत रही थी वह बता नहीं सकता था। आराध्य आगे बोला, तुम मेरे बच्चे को पहले से मारना चाहती थी और अब भी तुम यही कर रही हो। मैंने तुम्हें मनाने की बहुत कोशिश की, कितनी बार कहा कि मैंने तुम्हें तुम्हारी मर्जी के बिना नहीं छुआ है, पर तुम नहीं मानी। मैंने कुछ नहीं कहा, पर मैं अपने बच्चे को ऐसी औरत के साथ नहीं रहने दे सकता जो उसे हर वक्त मारने के पीछे पड़ी हो। आराध्य इस वक्त बेहद गुस्से में था। जब कल उसे पिल्स मिली थी तब उसे इस बात पर भरोसा नहीं हो रहा था। वही उसके बच्चे को मारना चाहती है, पर सच उसके सामने था। अपने बच्चे और बीवी में से उसने बच्चे को चुना। इस सब बातों को कोर्ट में प्रूव कर मैं अपने बच्चे को आसानी से अपने पास रख सकता हूँ और कोर्ट से गुजारिश करूंगा कि वह तुम्हें मेरे बच्चे से बहुत दूर भेज दे। अब फैसला तुम्हारा है, पेपर साइन करो और मेरे बच्चे को सही सलामत मुझे देकर हमारी लाइफ से चली जाओ, या मैं कोर्ट में जाकर सभी के सामने तुमसे अपना बच्चा लूंगा। कहकर आराध्य वहां से चला गया। माही ने सामने पड़ी पिल्स को उठाया और दूसरे हाथ में उन पेपर्स को। माही की आंखें नम थी, पर उसने अपने आंसुओं को गिरने नहीं दिया। उसने पेन उठाकर पेपर्स पर साइन कर दिया। कुछ देर बाद अंडस्को सभी हॉल में बैठे थे। तभी माही सभी के लिए चाय लेकर आई। श्योमिक बोलने, हम नहीं जानते थे ये सब इतने समय तक चलेगा। हमने बहू को ढूंढने की बहुत कोशिश की पर हम उन्हें नहीं ढूंढ पाए। उस दिन जब हम ऋषि और अंश को लेकर वापस जैसलमेर आए तब यामी की जगह रानी अपने हमशक्ल होने का फायदा लेकर महल आ गई। उनके पति के खिलाफ सबूत मिलते ही हमने उन्हें जेल डाल दिया। जब पुलिस ने हमें कृत्य के पास से मिला सामान दिया तो उसमें हमारी यामी का पेटेंट था जिसे वह हमेशा अपने पास रखती थी, जिससे हमें शक हुआ और धीरे धीरे यकीन में भी बदल गया। हमें नहीं पता था कि ऋषि भी उनकी असलियत से वाकिफ थे। अपनी बात कहकर श्योमिक खामोश हो गए। सेम टाइम अंडस्को अक्ष का कमरा अंडस्को अक्ष की आंखें बार बार बज रही चूहियों की आवाज से धीरे धीरे खुलने लगी। आंखों के कोने से उसे एक धुंधली तस्वीर खुद से कुछ दूर दिखी, जो साफ नहीं थी। अक्ष ने पलके झपकाए। सामने एक पतली कमर देखी जिस पर पानी की बूंदें थी। उसने पलके झपकाए तो दो पतले गोरे लाख की चूड़ियों से भरे हाथ दिखे जिनमें पहनी लाख की चूड़ियां आपस में टकराकर शोर कर रही थी। इस बार अक्ष को कल की हुई सारी बातें याद आई जिससे वह तुरंत उठ बैठ गया। उसके हाथों ने सर पकड़ लिया। कल उसने पहली बार शराब पी थी, जिससे उसके सर में दर्द हो रहा था। उसने नजर उठाकर सामने देखा, जहां अहीर ब्लू शॉर्ट्स व्हाइट टी शर्ट पहने शर्ट के सिरों पर गांठ बांधी थी, जिससे उसकी पतली कमर साफ दिख रही थी। मांग में सिंदूर, गले में छोटा सा मंगलसूत्र, शर्ट के ऊपर के दो बटन खुले हुए थे, जिससे उसकी खूबसूरत कॉलर बोन साफ दिख रही थी। अहीर सच में बहुत हॉट लग रही थी। अक्ष गुस्से से बोला, तुम यहाँ क्या कर रही हो? अभी के अभी निकलो यहाँ से, यह मेरा कमरा है। वह अपना सर दर्द सब भूलकर अहीर को गुस्से से घूरने लगा। अहीर अपने गीले बालों को फटाफट हेयर ड्रायर से सूखा रही थी। उसे आज उठने में पहले ही देर हो गई, जिससे वह चिढ़ी हुई थी। वह मिरर में देखते हुए बोली, अब छत पर तो तैयार नहीं हो सकती ना, इसलिए यहाँ हो रही हूँ। कहते हुए वह कमरे से बाहर चली गई। अक्ष ने कुशन उठाकर उस तरफ फेंका पर वह जा चुकी थी। अच्छा हुआ जो तुम ऐसे ही नीचे चली गई।
अब देखो तुम्हारे साथ क्या होता है। बोलते हुए वह वॉशरूम में चला गया। हॉल में सभी बातें कर रहे थे। तभी समा विभि को सहारे देते हुए नीचे लेकर आए और उसे सोफे पर बैठा दिया। उसे अभी यहाँ बुलाने के पीछे एक खास वजह थी। अक्ष की शादी के बारे में जो फैसला उन सभी ने लिया है उसे बताना। मुझे पहले ही इस रिश्ते को मना कर देना चाहिए था। इतना सब तो ना होता और एक ये अंडस्को कैसे उदास बैठी है। हाँ अंडस्को शोशिनी जी मुंह बनाते हुए खुद से बोली। वही उनके बगल में बैठी स्वरा जी गुस्से से सभी को घूर रही थी। वह उठते हुए बोली, मैं आप लोगों के इस फैसले में शामिल नहीं हूँ। मुझे अपने बेटे की खुशी चाहिए जो विभि के साथ है। अमूल्य जी सख्त आवाज में बोले, यहाँ बैठा हर शख्स अक्ष की खुशी चाहता है और उसके लिए अक्ष और अहीर का 6 महीने साथ रहना जरूरी है। तभी उनका डिवोर्स हो सकता है। ये बात आप जितनी जल्दी समझ जाए आपके लिए उतना अच्छा होगा। स्वरा जी की मुठियां कस गई। विभि अपनी जगह पर शांत बैठी थी, पर उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वह किसी तरह अपना गुस्सा शांत करने की कोशिश कर रही थी। तभी अक्ष की आवाज आई, मैं उस लड़की के साथ नहीं रहने वाला। अक्ष की आवाज सुनकर विभि की आंखें चमकने लगी। अक्ष आकर उसके बगल में बैठते हुए बोला, सॉरी दादू, पर मैं कभी भी उसे अपनी बीवी का दर्जा नहीं देने वाला। यह शादी गलत है, आप कैसे मुझे उसके साथ रहने का लिए बोल सकते हैं। इस बार ओमित्य जी जवाब देते हुए बोले, शादी गलत हो चाहे सही, पर लोगों के सामने हुई है। अगर तुम्हें डिवोर्स चाहिए तो तुम्हें अहीर के साथ रहना होगा। ये लीगल प्रोसेस है, नहीं तो तुम दोनों का कभी डिवोर्स नहीं होगा, चाहे तुम कुछ भी कर लो। अक्ष उन्हें कुछ कहना चाहता था, पर विभि ने उसका हाथ पकड़ लिया। वह खुद के इमोशन छुपाते हुए बोली, जब तुम्हारे लिए इतना इंतजार किया है तो 6 महीने और सही, एक यही रास्ता है जिससे हम दोबारा एक साथ रह सकते हैं। मुझे इस फैसले से कोई दिक्कत नहीं है, पर आप सबको भी अपनी बात का मान रखना होगा कि 6 महीने होते ही मेरी शादी अक्ष से होगी, चाहे कुछ भी हो जाए। विभि यह बात सीढ़ियों से उतर रही अहीर को देखकर बोल रही थी, जो खुद में उलझी चलने की कोशिश कर रही थी। उसे विभि की आवाज सुनाई दी, पर उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। इस वक्त सभी की नजर विभि पर थी और विभि की अहीर पर, जिस वजह से सभी ने अहीर की तरफ देखा। अक्ष ने जब अहीर को देखा उसका मुंह बन गया। वह खुद से बोला, इसने तो दूसरे कपड़े अंडस्को। सामने अहीर रेड कलर की साड़ी में खड़ी थी। साफ दिख रहा था उसे साड़ी पहनकर चलने में दिक्कत हो रही है। माँ अंडस्को अंश की आवाज आई। तारानकन कंटिन्यू अंडस्को। हर कहानी का एक अंत होता है, पर ख्यालों की दुनिया कभी खत्म नहीं होती। अगर आज की कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो उसे एक लाइक दीजिए, अपनों के साथ शेयर कीजिए और अपने एहसास कमेंट में जरूर लिखिए। हमारी ख्याली दुनिया का हिस्सा बनने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक नई कहानी, एक नए एहसास के साथ। तब तक याद रखिए, वन ख्याली दुनिया वन, जहां ख्याल जिंदा रहते हैं।